नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राजन सर आपका स्वागत करता हूं बेटा आपके नए एक्सरसाइज 6.2 में। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार जब दो लाइन पैरेलल्स होती है और उस लाइन के ऊपर एक तीसरी लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो उसके कौन कौन से केसेस होते हैं और उसका क्या एप्लीकेशन होता है। इसे बेटा आपको कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं, आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको रूल्स बताऊंगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज फिर से इस एक्सरसाइज में भी 4 ही रूल्स हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा 6.1 का, तो 6.1 में भी आपको 4 रूल बताए थे, फिर आपने देखा कि पूरा एक्सरसाइज बहुत आसानी से हमने कर लिया। पहले आपको रूल समझना है बेटा। रूल्स क्यों समझना है? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 9th क्लास में जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से हो। क्वेश्चन बाहर से भी आ जाते हैं और तब आपको आना चाहिए वो क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो रूल्स क्या होते हैं? रूल्स वो रेगुलेशंस होती हैं, कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है उन क्वेश्चनों को करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लिखिए रूल नंबर 1। सबसे पहले रूल समझते हैं। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले आप लिखो बेटा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है, रूल नंबर फर्स्ट का जो नाम है उसका नाम है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये नाम लिखना जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर रीजन देना पड़ता है। तो रूल नंबर 1 का नाम है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी बोलते हैं बेटा संगत कोण। ये संगत कोण क्या होता है? व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? संगत कोण क्या होता है? देखिए बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पहले आप इसको डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल देने की भी कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये लाइन जो है वो L है और ये दूसरा लाइन जो है वो बेटा वो M है, और ये दोनों पैरेलल है। ध्यान सुनना, L और M जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, और इसके ऊपर एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है बच्चों। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का क्या यूज है, ध्यान से देखना। अब ये रूल ये कहता है कि कोई लाइन अगर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, कोई लाइन अगर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो जो एंगल पहले लाइन के साथ बनेगा वही एंगल दूसरे लाइन के साथ बनेगा। जो एंगल पहले लाइन के साथ बनेगा वही एंगल दूसरी लाइन के साथ बनेगा। जैसे आप कहते हो ये वाला एंगल तो 60 का है, तो इसके नीचे ये वाला एंगल भी 60 का होगा। ये कुछ इसी प्रकार है जैसे हम मकान बनाते हैं ना, तो जो एक फ्लोर का डिजाइन होता है वही आप देखते हो लगातार वही डिजाइन चलता रहता है। जो दीवार जहां पे होगी वही दीवार अगले पे होगी, वही अगले पे होगी, नेक्स्ट पे एक ही डिजाइन फॉलो होता है। तो इस प्रकार से समझो कि जो एंगल यहां पे ऊपर होगा वही एंगल नीचे होगा, जहां पे दरवाजा होगा, विंडो होगा, वही नीचे बिल्कुल सेम चलेगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को आप बिल्डिंग के फॉर्म में समझो कि जो एक बार फॉलो हो गया वही सारी बिल्डिंग में फॉलो होगा। चाहे यहां पे तीसरी लाइन हो सकता है कि एग्जाम में आपको थर्ड लाइन भी यहां पे दे दे पैरेलल, हो सकता है थर्ड लाइन भी पैरेलल दे दे, क्योंकि बिल्डिंग तो 3 4 कहीं भी हो सकता है 4 लाइन दे दे, 5 लाइन दे दे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये कहता है बेटा कि जितना एंगल, मान लो ये एंगल 1 है, ध्यान सुनना, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। बहुत आराम से पहले समझो, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ठीक है बेटा। ऐसे ही ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। बहुत आराम से पहले रूल को समझना बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। ये रूल हमें कहता है कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा। आप ध्यान से देखो, ऊपर वाले के लिए जहां एंगल 1 है, नीचे वाले के लिए वही एंगल 5 है। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल ऊपर नीचे सेम होगा। मैंने आपसे कहा ना बिल्डिंग के फॉर्म में समझो। आजकल जो फ्लैट बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, आपको पता है एक ही डिजाइन फॉलो होता है, चाहे वो 20 मंजिल हो, 50 मंजिल हो, एक ही डिजाइन ऊपर तक फॉलो होता है ना। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि जो एक बार फॉलो हो गया वही दूसरी बार फॉलो होगा, यानी 1 और 5 इक्वल होगा। ऐसे ही हम देखें तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। ऐसे ही एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है। तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। बच्चों इसे ही बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, जो आपका रूल नंबर फर्स्ट था। यह पहला रूल आपने करा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण।
कि जो ऊपर का एंगल होगा वही नीचे का एंगल होगा। अब मैं कहता हूं मेरा एंगल 1 जो है 60 का है, एंगल 1 60 का है, तो बेटा एंगल 5 भी 60 का ही होगा। जो ऊपर फॉलो होगा वही नीचे फॉलो होगा, चाहे वो कितनी भी लाइन आ जाए, बिल्कुल एक ही डिजाइन फॉलो होगा। क्या आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल सरल और सिंपल है, जो नीचे वही एंगल ऊपर, बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न पे फॉलो होता है सारे एंगल। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ये रूल नंबर पहला था। चलिए बेटा अपने कॉपी में लिखो रूल नंबर 2। हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 का नाम बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बहुत ज्यादा ये रूल यूज होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में लिखेंगे बेटा अंतः एकांतर कोण। हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा? हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सर जी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये रूल क्या होता है समझिए बेटा। फिर से वही कहूंगा कि मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल लाइन है, इस लाइन का नाम जो है वो L है, और वहीं आपके पास जो दूसरी लाइन है उसका नाम M है। ठीक है, ये दोनों एक पैरेलल है, हमने मान लिया। और एक तीसरी लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट करता है, ये इंटरसेक्ट कर गया। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहां कहां होगा बेटा? इस वर्ड को समझो, पहले इस शब्द को समझो। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है तिरछा। जो तिरछे हो, एक दूसरे के ऑल्टरनेट में हो, तिरछे हो। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर होना चाहिए। अंतः मतलब अंदर, एकांतर मतलब तिरछे। जो अंदर हो, इंटीरियर हो, अंदर हो और तिरछे हो। जो अंदर हो, अंदर की तरफ हो, घर के अंदर की तरफ हो और तिरछे हो, ऑल्टरनेट हो। क्या मतलब है सर जी? मतलब यह है बच्चों कि मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। बहुत आराम से देखना, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। इस बार मैंने चारों एंगल जो लिए वो अंदर की तरफ लिए, बिल्डिंग के अंदर लिए, बिल्डिंग के बाहर वाले एंगल नहीं लिए। ध्यान से देखो, बिल्डिंग के बाहर वाले एंगल नहीं लिए मैंने, बिल्डिंग के अंदर वाले एंगल लिए। तभी तो नाम पड़ा ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आ रहा। ध्यान से देखो, अंतः एकांतर, अंतः मतलब अंदर, तो ये घर है, घर बॉक्स, ये देखो ना दो लाइनें, आपसे घर समझो, इसे बॉक्स समझो, बॉक्स के अंदर है, अंतः। और एकांत मतलब तिरछे। तिरछे का मतलब देखो 1 किसके तिरछे में है? अल्टरनेट में है, तो 1 अल्टरनेट है 3 के, देखो, और 2 अल्टरनेट है 4 के। अगर ध्यान से देखो एक क्रॉस का निशान बनेगा, ऐसे क्रॉस का निशान बनता है। तो 1 जो होगा वो इक्वल होगा 3 के। अगर तिरछे अंदर हो, ध्यान से पहले समझो, अंदर हो और तिरछे हो तो वो इक्वल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये रूल ये कहता है कि इस फिगर को अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 के जो ऑल्टरनेट है वो एंगल 3 है, तो 1 और 3 इक्वल होगा। ऐसे ही 2 का ऑल्टरनेट 4 है, तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। इसे बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बाहर की तरफ हमने एंगल नहीं लिया क्योंकि नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो इंटीरियर होगा, ऑल्टरनेट मतलब तिरछे होगा, ऐसे और ऐसे क्रॉस के साइड में। तो 1 इक्वल होगा 3 के और 2 इक्वल होगा 4 के। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये रूल नंबर 2 था। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये मैं क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा। अभी आपको केवल रूल समझना है ताकि आप बाद में दुखी ना हो। चलिए बेटा रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 का नाम है बेटा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। रूल नंबर 3 क्या है बेटा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे बाह्य एकांतर कोण, यानी बाहर की तरफ होगा बाह्य एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बात होगी एक्सटीरियर की। बाहर की तरफ जो एंगल होंगे ऑल्टरनेट होंगे, तिरछे होंगे लेकिन बाहर होंगे, ऐसे कोण की बात होगी। तो चलिए फिर से वही बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपके लिए 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए ये मेरा L है, ठीक है, ये L है, और दूसरी लाइन जो है वो मेरे लिए M है, ठीक है बेटा। और ये दोनों एक दूसरे के मान लिए पैरेलल है, और इन पर एक तीसरी लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करती है, काटती है।
अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब आपको बाहर वाले एंगल लेने हैं। ये देखो बाहर है, घर के बाहर है 1, ये घर के बाहर है 2, ये घर के बाहर है 3 और ये घर के बाहर है 4। अब देखो अंदर वाले एंगल नहीं लिए, ध्यान से देखो, बॉक्स के अंदर वाला मैंने कोई भी एंगल नहीं लिया है, खाली पड़ा है बॉक्स। अब ध्यान से देखो, जो घर है वो खाली है, क्योंकि आप रूल क्या समझ रहे हो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो बाहर वाले एंगल लेंगे। बाह्य, हिंदी में लिखा क्या लिखा हुआ है, बाह्य एकांतर कोण, बाहर की तरफ हो और तिरछे हो, तो बाहर की तरफ तो ये चारों एंगल है। अब ये तिरछे कौन कौन है, देखो इनमें से कौन एक दूसरे के क्रॉस में है, तो आप देख रहे हो 1 क्रॉस है 3 के, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा, और 2 क्रॉस है 4 के, तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। इसे बोलेंगे बेटा एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट हो और एक्सटीरियर हो, बाहर की तरफ हो तिरछे हो, तो बाह्य एकांतर कोण। बाह्य मतलब बाहर, तो चारों कोण बाहर है। एकांतर मतलब तिरछे हो, तो क्रॉस में है, देखो एक दूसरे क्रॉस में, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये रूल नंबर 3 था। लास्ट रूल, अंतिम रूल की ओर आते हैं, जिसे हम बोलेंगे रूल नंबर 4। लिखिए बेटा, रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 का नाम है को इंटीरियर एंगल। क्या नाम बेटा, को इंटीरियर एंगल। इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। कि सर जी को इंटीरियर एंगल क्या होता है, हिंदी बोलते हैं सह एकांतर कोण, सह अंतः कोण, सह अंतः कोण। ये सह अंतः कोण क्या होता है बच्चों, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, आप समझिए। फिर से वही काम, सबसे पहले मैंने 2 लाइन खींची बेटा, एक का नाम रखा L और उसके पैरेलल में जो है वो मान लो वो हमारा M है, और इनको इंटरसेक्ट करता है कोई तीसरी लाइन। ये को इंटीरियर एंगल क्या है, देखो वर्ड क्या आ रहा है, इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर की ओर होना, तो अंदर की ओर फिर से देखो 4 एंगल है, पहले समझो, एक ये 1 है, एक ये 2 है, एक मान लो ये 3 है, और ये मान लो आपका 4 है। तो भाई इंटीरियर वाले तो 4 एंगल है, 1 2 3 4 4 एंगल लिख लिए, लेकिन को मतलब साथ ही, साथ में। तो एक बात देखो, अंदर की तरफ तो 4 एंगल है, अब साथ में कौन है, तो 1 के साथ में 4 है, देखो 1 के साथ में 4 है, देखो साथ में, ऐसे इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। बच्चों 1 और 4 ये दोनों एक तरफ है, और 2 और 3 ये दोनों एक तरफ है। 1 और 4 एक तरफ है, ये बिल्डिंग का एक हिस्सा है, और 2 और 4 ये बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा है, बीच में लाइन है, बाउंड्री है। तो 1 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूंगा, ये रूल क्या कहता है कि अगर आप एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड कर दोगे, यानी एक ही तरफ के 2 एंगल को प्लस कर दोगे, एक ही तरफ के 2 एंगल को प्लस कर दोगे, तो इनका सम जो होता है बेटा वो 180 होता है। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस कर दोगे, एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस कर दोगे, तो ये भी 180 होगा। इसे बोलता है को इंटीरियर एंगल। इसमें इक्वल नहीं होता, ये रूल ये नहीं कहता है इक्वल होगा, ये रूल ये कहता है कि एक ही तरफ के 2 एंगल, एक ही तरफ के 2 एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो टोटल मिला के ये 4 रूल जिस बच्चे को आते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए एक बार मैं जल्दी से आपको 4 रूल जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं एक बार रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 था बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में आपने क्या देखा कि जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे होगा, बिल्कुल एक जैसे होता है, इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट था बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर में आपने देखा अंदर की ओर होंगे और तिरछे होंगे तो वो इक्वल होगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कि वो बाहर की तरफ होंगे और तिरछे होंगे तो वो इक्वल होगा। और लास्ट आपका था बेटा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल आपसे ये कहता है कि अंदर की तरफ अगर 2 एंगल एक ही तरफ है, अंदर की तरफ अगर 2 एंगल एक ही तरफ है तो उनका जो सम होगा वो 180 आएगा, ठीक है बेटा। ये 4 रूल था। अब इन 4 रूल के बेस पे हम ये कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2 इजीली कर सकते हैं। आपको पता है कि हर एक्सरसाइज में पहले आपको रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स अल्टीमेटली होता क्या है बेटा कि आपको तैयार करता है कि आप एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, और अगर कल को बुक के बाहर का भी क्वेश्चन आ गया तो आपको दिक्कत ना हो। आपको सेवा में श्रीमान सविनय निवेदन यह है कि मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती क्योंकि ये बुक के बाहर का है, ये लेटर लिखने की आवश्यकता ना पड़े टीचर को, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में कहीं से भी उठ के आएगा क्वेश्चन,
ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले क्वेश्चन का डायग्राम पहले देखिए, आपको ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, तो पहले मैं इन दोनों का डायग्राम बना लेता हूं। ए बी और सी डी दो लाइन पैरेलल है, इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है। ठीक है बेटा, तो पहले मैं इनका डायग्राम तैयार कर लेता हूं। तो चलिए यहां से एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। मैं लिख लेता हूं बेटा एक्सरसाइज, वो तो रूल थे ना, अब एक्सरसाइज 6.2 यहां से एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले मैं डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो डायग्राम में मैंने देखा कि दो लाइन है, एक का नाम है ए बी और दूसरी लाइन जो है उसका नाम है सी और डी। सी और डी इन दोनों को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर देंगे। ये मान लीजिए तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। अब एंगल देखो, एंगल क्या क्या दिया हुआ है, 50x, यहां 50 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, 130 लिखा हुआ है। तो 50x यहां आपको लिखा हुआ है 50, यहां लिखा हुआ बेटा x, यहां लिखा हुआ है आपका x, यहां आपका लिखा हुआ बेटा y और यहां लिखा हुआ बेटा 130। ये आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है। आपने पिछले एक्सरसाइज में देखा होगा कि सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। मैं आपको कई बार ये बात 25 बार बोल चुका हूं कि सबसे पहले डायग्राम बनाया करो। डायग्राम बनाने से आधी टेंशन कम हो जाती है, डायग्राम बन गया आपके सामने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, आप चाहो तो गिवन वगैरह लिखना चाहो तो लिखना सीखते हो, वरना डायरेक्ट आंसर कर दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आप एक्स वाई वगैरह पूछता है, इसमें 1 या 2 नंबर का पेपर में आता है। तो ज्यादा गिवन वगैरह लिखने की जरूरत क्या, टाइम क्यों फोड़े, जब 1 या 2 नंबर में आता, 4 नंबर को तो आ नहीं सकता इतना छोटा क्वेश्चन। तो मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूं। आई होप सारे बच्चे मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका हल कैसे होगा। बेटा ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन अगर मुझे दिख रहा होता कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर 4 या 5 नंबर में आएगा, तो मैं वही करता जो अब तक पहले एक्सरसाइज में आपको सिखाया था। आपको याद करो, 4 स्टेप में आपको आंसर बताया था कि पहले डायग्राम बनाना, डायग्राम बना लिया, फिर मैंने आपको कहा था गिवन लिखना, फिर लिखना टू फाइंड और फिर आता सोल्यूशन। ये 4 स्टेप आपको बताए थे। यहां मैं डायग्राम के बाद डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता है 1 या 2 मार्क्स में ही आता है एग्जाम में, तो ज्यादा टाइम मत फोड़ो, इतना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं। चलिए बेटा, अब यहां से हमारी कार्रवाई शुरू होती है। बड़े बहुत आराम से ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। और ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक 5वां रूल भी समझाऊंगा। अभी मैंने 4 रूल समझाया ना, 5वां रूल आपके रोक रखा है आपको समझाने के लिए। 4 रूल तो हो गए, एक रूल और आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। वो क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप भूल जाओगे। अगर इतने सारे रूल एक साथ बताऊंगा भूल जाओगे, वो क्वेश्चन के साथ बताऊंगा तो परमानेंटली याद रहेगा 5वां रूल। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां से आंसर स्टार्ट करते हैं। आप सबको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि इन दोनों का सम 180 होगा। ये बात तो बच्चों को पता है। देखो डी शेप बन रहा है, पिछले एक्सरसाइज में आपने सीखा था कि इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा। आपने पिछले एक्सरसाइज में भी ये रूल बहुत ज्यादा अप्लाई किया था, याद आ गया। तो अगर इन दोनों को सम कर दूं तो 180 आएगा, क्योंकि आपको देखो डी शेप बन रहा है, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया था। तो मैं जानता हूं कि 50 और प्लस एक्स, अगर 50 प्लस एक्स कर दूंगा तो 180 आ जाएगा। और इस रूल का नाम था लीनियर पेयर। याद करो, इस वाले रूल को बोलते थे लीनियर पेयर। हिंदी में बोलते थे बेटा इसको रैखिक युग्म। याद आ गया होगा कुछ बच्चों को, लीनियर पेयर के नाम से जानते थे कि इन दोनों का जो सम है वो आपका 180 आ गया। ठीक है, ये हमें पता है इन दोनों का सम 180 आएगा। नाउ x की जगह आप x लिखोगे, 180 की जगह 180 लिखोगे, या आपका 50 जो है वो माइनस का आ जाएगा। x इक्वल टू 180 में से 50 माइनस करोगे आपका 130 आ जाएगा। ये आपके x की वैल्यू आ गई। पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट है। यहां तक जो आपने करा वो पहला पार्ट था कि x प्लस 50 दोनों को मिलाकर 180 था, प्लस का 50 आपका माइनस हो गया, 180 में से 50 माइनस करोगे 130 आपका x आ गया। अब आता करते हैं सेकंड पार्ट की, और यही रूल नंबर 5 आपको समझ में आएगा क्वेश्चन के साथ। देखो बेटा, y को देखो और 130 के देखो, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में। ध्यान से देखो बेटा, y और 130 एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। यही रूल नंबर 5 है बच्चों। इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, या सिंपल आप इसे बोल सकते हो अपोजिट एंगल। ठीक है, या आपके बुक में जो प्रॉपर लैंग्वेज है आप वो भी लिख सकते हो। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, कई लोगों से ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल लिख देते हैं, या सिर्फ अपोजिट एंगल लिख देते हैं। या जो बुक की लैंग्वेज है, प्रॉपर लैंग्वेज क्या है?
वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम प्रॉपर लैंग्वेज लिखेंगे जो बुक में फॉलो हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो आमने सामने होता है उसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y के सामने कौन है 130, तो सेकंड पार्ट का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि y इक्वल होगा 130 के, आमने सामने बिल्कुल इक्वल होता है, आमने सामने बिल्कुल इक्वल होता है, तो y इक्वल होगा 130 के। क्यों होगा, तो रीजन दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखोगे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसका रीजन है, बिकॉज इट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी बोलते हैं बेटा शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ये लिखा जाता है हिंदी में। इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो y आ गया 130 के। तो x और y की वैल्यू आपके सामने है। क्या आपको पहला पार्ट समझ में आ गया था बेटा, इन दोनों का सम 180 था, प्लस का माइनस हो गया, ये आंसर आ गया। दूसरा पार्ट तो और आसान था, आमने सामने इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे, आपके जो बिल्कुल आपके घर के जो सामने रहते हैं ना, आपके बिल्कुल गली में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, तो आपके घर के सामने जिनका घर है वो इक्वल होता है मैथ में यहां पर। तो यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण y इक्वल होगा 130 के। यहां पर आपका x और y फाइंड हो गया। एक बार चेक कर लो, और कुछ तो नहीं पूछ रहा। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फिगर आपको दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने फाइंड तो कर लिया, x और y तो आपको आ गया, x और y तो आपने फाइंड कर लिया। देन शो डेट, अब आप प्रूव करो कि ए बी पैरेलल है सी डी के। प्रूव करके दिखाओ कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो पैरेलल कैसे प्रूव होगा, इसके लिए हम करेंगे थर्ड पार्ट। जरा एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, x की वैल्यू क्या आई थी 130 आई थी सर जी, y की वैल्यू क्या आई थी सर जी 130 आई थी, यानी x और y दोनों इक्वल हैं, यस और नो, यस। x की वैल्यू भी 130 आई थी, y की वैल्यू भी 130 आई थी, इट मींस x और y दोनों इक्वल हैं, हाँ या ना, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, x और y दोनों इक्वल है। जरा एक बार x और y पे ध्यान देना, देखो दोनों बॉक्स के अंदर है, ध्यान से देखो, दोनों बॉक्स के अंदर है, ध्यान से देखो चीजों को, रूल आप समझ में आएगा। अब आपको रूल समझ में आएगा, दोनों बॉक्स के अंदर है, बॉक्स है ना, बॉक्स आपको बताया था ये बॉक्स है पूरा, दोनों बॉक्स के अंदर है लेकिन तिरछे हैं, एक लाइन के इधर है एक लाइन के इधर है, तो इसे बोलते थे बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद करो, जो बॉक्स के अंदर हो और एक दूसरे के तिरछे हो उन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। तो यहां लिखेंगे कि ये x और y इक्वल हैं, कौन सा, तो यहां हम रूल लगाएंगे कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें यह कहता है कि अगर दो एंगल इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अगर दो एंगल इक्वल हैं, अंतः एकांतर कोण ये कहता है कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब है आमने सामने जो था वो पैरेलल था, तो ए बी जो था वो पैरेलल था सी डी के, तो ये जो होगा वो आंसर आएगा। पैरेलल का मतलब आमने सामने बिल्कुल समांतर, जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, टकराएगी नहीं। एक बात दोबारा समझ लो बेटा, पहले क्वेश्चन से दोबारा समझो, देखो बिल्कुल आराम से समझना। पहला रूल ये था कि इन दोनों का सम जो है 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो आपने क्या लिखा कि 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 प्लस का 50 माइनस हो गया, 180 में से 50 माइनस करोगे 130 आ गया। दूसरा रूल ये था कि y और 130 एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, आमने सामने हैं, तो y इक्वल होगा 130 के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब x भी 130 है, y भी 130 है, इसका मतलब है x और y इक्वल है, और x y इक्वल तभी हो सकता है जब ये दोनों आमने सामने पैरेलल हो, इसलिए तीसरा पार्ट, इसमें तीन पार्ट थे बेटा, एक पार्ट था x और x, दूसरा पार्ट था y, और तीसरा पार्ट था पैरेलल। पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, और दोनों एंगल इक्वल है इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, ये मतलब है इसका। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बार क्वेश्चन को आपको पढ़ना है पहले ध्यान से, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है कि सबसे पहले मुझे डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, तो जल्दी से सारे बच्चे इस डायग्राम को बनाओ। आपको दिख रहा होगा 3 लाइन है, एक ए बी है, एक सी डी है और ई एफ है, ए बी सी डी और ई एफ, और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर दी। अब देखो बनाने वाले हैं 3 मंजिल मकान बनाया, 3 बिल्डिंग बनाया भैया, तो क्या मना कर दोगे कि नहीं भाई मत बनाओ, बनाने तो भैया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो हम भी 3 मंजिल मकान बना लेते हैं बेटा। एक मंजिल का नाम है उनका ए बी, ये आ गया आपका ए बी, दूसरे का नाम है बेटा सी डी, तो यहां लिख दोगे सी डी, ए बी सी डी और ई एफ, ये आपने बना लिया ई और एफ, और इन तीनों लाइन को जो इंटरसेक्ट करता है वो है ये लाइन। तो चलिए
एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो उसको इंटरसेक्ट करता है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया जो उसको इंटरसेक्ट करता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्स, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, एक्स वाई और जेड। ध्यान से एक एक चीज को आराम से लिखना है, गलती मत करना। एक आपको एक्स ये वाला एक्स है, एक आपको वाई ये वाला वाई है, और एक आपका जेड ये वाला जेड है, जिसे हम आजकल जी बोलते हैं। तो ये आपने डायग्राम बना लिया, ठीक है बेटा, ये डायग्राम आपके सामने बन चुका है। और आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, तो इसे बोलते हैं गिवन। आपको याद है ना स्टेप, तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, गिवन। यहां लिखेंगे गिवन, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, दिया है। क्या लिखोगे, दिया है। क्या क्या गिवन है पढ़ो, इसमें आप सब लिखो क्या क्या गिवन है, पढ़ो क्या गिवन है बेटा, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, मतलब तीनों पैरेलल है। आपको दिया हुआ है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड आएगा बेटा टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है, हिंदी में लिखते हैं बेटा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। शायद एक्स वाई जेड ज्ञात करना है, हमें एक्स वाई जेड ज्ञात करना ही पड़ेगा, चाहे वो एक ही क्यों ना पूछ रहा हो। हालांकि ये क्या पूछ, आपको क्या दिया हुआ है, आपको वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है 3:7, तो ये भी लिख लो। वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है, ये भी लिख लो बेटा साइड में कहीं, वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है, 3:7। y और z का रेशियो दिया हुआ है 3:7, ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। जो जो दिया था सब लिख लिया। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है केवल x, केवल x फाइंड करना है, लेकिन हमें वैसे भी तीनों चीज निकालना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड x, फाइंड हमें x करना है, लेकिन करना हमें सारा ही पड़ेगा। चलिए अब यहां पर हम थर्ड पार्ट आता है बेटा सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट क्या स्टार्ट करोगे, सॉल्यूशन। यहां आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। एक बात ध्यान से देखो, एक एक चीज को भले आराम से तसल्ली पूर्वक समझो। पहले x और z को ध्यान से देखो, अगर आप में से कोई समझ सके तो काम बन जाएगा। पहले x और z को ध्यान से देखो, क्या आपको दिख रहा है, x और z, बस x और z को देख लो, इसी से मेन आंसर आपका आ जाएगा। क्या आपको x और z दिखाई दे रहा है बेटा, x और z जो है वो ध्यान से देखो बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, ध्यान से देखो बॉक्स के अंदर है, यस और नो, बॉक्स के अंदर है। और दूसरा एक दूसरे के तिरछे, y को मत देखो, ये बॉक्स है, ये समझो ये बॉक्स है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, x और z दोनों बिल्डिंग के अंदर है, यस और नो, ठीक है, दोनों बिल्डिंग के अंदर है, और दोनों एक दूसरे के तिरछे हैं, एक लाइन के इधर है एक लाइन के इधर है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब बॉक्स के अंदर हो, बिल्डिंग के अंदर हो और तिरछे हो तो इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। तो x बराबर होगा z के, x बराबर होगा z के। तो सबसे पहले हम आंसर स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे x जो है वो बराबर है z के, और ब्रैकेट में लिख देंगे रीजन, क्यों बराबर है, तो रीजन देंगे ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर ये एंगल ये कहता है कि बिल्डिंग के अंदर हो और तिरछे हो तो बराबर होगा। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, हिंदी में लिखेंगे बेटा अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण के अनुसार ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है भैया। x और z तो इक्वल हो गए, x और z का काम यहां पे खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं x और y, x और y को ध्यान से देखो, x और y को ध्यान से देखो, आपको कुछ मिलेगा। पहले चीज देखो, बताओ पहले बिल्डिंग के अंदर है बाहर है, x और y बिल्डिंग के अंदर है बाहर है, अंदर है, शाबाश वेरी गुड सबको। x और y बिल्डिंग के अंदर है, बहुत बढ़िया, और दोनों एक ही तरफ है, दोनों एक ही तरफ है। रूल देखो ध्यान से, रूल 4 ही तो रूल है बेटा टोटल, बिल्डिंग के अंदर है और दोनों एक ही तरफ है, x और y दोनों एक ही तरफ है। आपको याद करो रूल नंबर 4 आपको समझाया था, जब बिल्डिंग के अंदर हो और एक ही तरफ हो, बिल्डिंग के अंदर हो और एक ही तरफ हो तो इनका सम 180 आता है। याद करो रूल नंबर 4, जाके देख लो एक बार। तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि इन दोनों का सम जो होगा 180 होगा, x और y का सम जो होगा वो 180 होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या था, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। कोई भी रूल लगाओगे तो अब 4 रूल के अंदर ही आएगा, आपको ज्यादा रूल याद करने की जरूरत नहीं है। अंतः सह अंतः कोण, क्या लिखे बेटा, सह अंतः कोण, सह अंतः कोण, इनका सम 180 होता है। बहुत आराम से देखो, देखो x, मैं x की जगह z लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं x की जगह, इस x की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं x की जगह z लिख सकता हूं, क्योंकि x बराबर है z के, x की वैल्यू z है।
x की वैल्यू z है तो मैं x की जगह z लिख सकता हूं, प्लस की जगह फिर से प्लस लिख सकता हूं, y की जगह y लिख सकता हूं, 180 की जगह 180 लिख सकता हूं। अब देखो z और y इनकी वैल्यू दे रखी है, देखो यहां पर z की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है, और रेशियो में x करके लिखते थे, तो यहां x मत लिखना क्योंकि x का ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर चुके हो, तो z की जगह लिखना 7a लिख लेना, और y की जगह लिखना 3b, a और b रेशियो में। याद है ना आपको 12th चैप्टर में पढ़ाया था, अभी पिछले एक्सरसाइज में भी आपको सिखाया था 6.1 में कि जब रेशियो दिया हो तो हम x के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन x हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं तो xyz यूज नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो हम a और b ले लेंगे, कुछ भी मर्जी हमारी। तो z की वैल्यू जो है वो 7 है, देखो ना z की वैल्यू 7 दे रखी है आपको, दे रखी है यहां पर z की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है, तो z की जगह 7 लिखेंगे, y की जगह 3 लिखेंगे, तो z की जगह 7 लिख लिया, z की जगह 7 है, अच्छा b सॉरी दोबारा देखो एक बार, z की जगह आपका 7a और y की जगह आपको 3a इक्वल टू 180, एक ही फॉर्म में लिखते हैं बेटा, y नहीं आता, तो 7 और 3 दोनों को ऐड करोगे आपका 10a बन जाएगा, 180 की जगह 180, a इक्वल टू 180 की जगह 180, 10 आपका आ जाएगा अपॉन में, 0 से 0 कैंसिल, आपकी a की वैल्यू 18 आ गया। तो आप x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, अब आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। कैसे सर जी? मेरी बात बताओ, एक सारे बच्चे पहले मुझे बताओ कि y की वैल्यू क्या गिवन थी, क्या किसी को याद है? y की वैल्यू गिवन थी 3, y की वैल्यू है 3, तो मैं इसे लिखूंगा 3a, क्या लिखूंगा बेटा? y की वैल्यू लिखूंगा 3a, 3 और a की जगह लिखूंगा 18, 18 3 54, ये आ गया y की वैल्यू। z की वैल्यू थी 7a, यानी 7 की मल्टीप्लाई करूंगा 18 से, 7 की मल्टीप्लाई 18 से कर दो तो आ जाएगा 126। क्लियर हो गया भाई? क्लियर है सबको? चलिए अब x कैसे निकालोगे? तो याद करो क्वेश्चन में x और z इक्वल थे, देखो x और z इक्वल थे, तो जो z आ गया वही x होगा, x और z दोनों बराबर हैं, x और z दोनों बराबर हैं, तो z कितना आया? z आया 126, तो y भी हो, x भी होगा 126। अगर z 126 है तो x भी तो 126 होगा क्योंकि x और z दोनों बराबर थे, तो अगर z की वैल्यू 126 है तो y की वैल्यू भी 126 होगा, तो आपके पास x आ गया, y आ गया, z आ गया, तीनों की वैल्यू आ गई। एक बात दोबारा स्टार्टिंग से समझो, अगर समझ में आ जाएगा तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, एक रोटी आप एक्स्ट्रा खा लोगे मेरे नाम पर। ध्यान से देखो बेटा, आपको ये चीज गिवन है, y z का रेशियो गिवन है, 3 और 7 का रेशियो गिवन है, और आपको ये x फाइंड करना है। सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं, पहले x और z पे ध्यान दो, पहले x और z पे ध्यान दो, दोनों अंदर है, बिल्डिंग के अंदर है, x और z दोनों बिल्डिंग के अंदर है, ये तो मानते हो कि दोनों बिल्डिंग के अंदर है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के क्रॉस में तिरछे हैं, और जब बिल्डिंग के अंदर हो क्रॉस हो से बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x बराबर होगा z के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। नाउ x और y इन दोनों का सम 180 क्योंकि दोनों बिल्डिंग के अंदर और एक ही तरफ थे। x की जगह z लिख सकता हूं क्योंकि x की वैल्यू z है, तो x की जगह z लिख सकता हूं, y की जगह y, 180 की जगह 180, z की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है, 180 की जगह 180, 7 और 3 10 होता है, 10 को आप डिवाइड में ले आओगे ये 18 आ जाएगा। अब x y z की वैल्यू निकालनी है, y था 3 3 की मल्टीप्लाई 18 से, z था 7 है, 7 की मल्टीप्लाई 18 से, जो z होगा वही x होगा क्योंकि z और x दोनों इक्वल थे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम। तो सबसे पहले एक अच्छे बच्चों की तरह पहले आप डायग्राम बना लो। तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दो पैरेलल लाइन है, बीच में बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन है, और फिर कहीं से हम इसको मिला लेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले मैं डायग्राम तैयार करता हूं। तो डायग्राम यहां साइड में तैयार कर लेता हूं बच्चों। सबसे पहले पता है कि मुझे 2 लाइन खींचनी पड़ेगी, तो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर लिया और एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बड़े आराम से देखो, दोनों को मिला दिया एक स्ट्रेट लाइन से, ये 90 डिग्री था तो यहाँ 90 डिग्री बना लिया और इसको यहाँ से मिला दिया। ये था आपका डायग्राम। इनके नाम रखने पड़ेंगे, तो ए बी सी डी ये तो नॉर्मल है, और ई एफ जी, चलिए जी ई एफ जी लिखते हैं। ये था आपका ई था, ये आपका एफ है, और ये आपका जी है। बाकी ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ये टोटल आपका डायग्राम आ गया। सर जी आपने कहा था डायग्राम के बगल में
आपको गिवन लिखना है, बिल्कुल लिखूंगा मैं। सबसे पहले लिखोगे गिवन, अंडरलाइन कर दोगे। हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा दिया है। तो सबसे पहले चेक करो कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, पढ़ो। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आपको गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के। ध्यान से देखो, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। और क्या गिवन है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, इसे बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। याद रखोगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ई एफ 90 डिग्री बनाता है सी डी के साथ। ई एफ परपेंड बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर है, ठीक है। हिंदी में लंबवत बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं सब परपेंडिकुलर। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, तो लिखेंगे ई एफ। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। दूसरी चीज ये दिया हुआ है। तीसरी चीज चेक करते हैं क्या गिवन है, एंगल जीईडी जो है वो 126 डिग्री है। तो एंगल जीईडी, एंगल जीईडी ये आपको दिया हुआ है 126। ये सब क्वेश्चन में से लिख रहा हूं मैं, अपने घर से कुछ लेके नहीं आया बेटा, सब कुछ ही, बस और कुछ नहीं दिया हुआ, बस यहीं तक दिया हुआ, यहां तक हो गया, दिया है। अब ये तीन चीज आपको फाइंड करनी है। देखो तो आप लिखूंगा टू फाइंड। क्या लिखूंगा बेटा, टू फाइंड। हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में लिखोगे ज्ञात करना है। अब पढ़ो क्या क्या ज्ञात करना है। देखो तीन एंगल फाइंड करने हैं, तीन एंगल फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये तीन पार्ट आपको फाइंड करना है। पढ़ो क्या क्या फाइंड करना है। ए जी ई पहला पार्ट फाइंड करना है बेटा, एंगल ए जी ई, मैंने बुक में से लिखा। दूसरा क्या फाइंड करना है, जीई एफ, जीई एफ, एंगल जीई एफ। और तीसरा क्या फाइंड करना है, एफ जी ई, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई। ये हमें तीन चीज फाइंड करना है, ठीक है बेटा। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, इसका नाम है सॉल्यूशन। तो यहां पे आते हैं सॉल्यूशन, हम हिंदी में लिखेंगे हल, और यहां से आपका आंसर शुरू होता है। फिगर में ये वाला ले लेता हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं और बड़ा कर देता हूं ताकि और आपको क्लियरली दिखाई दे। पूरे स्क्रीन पर ही आपको फिगर ले आता हूं, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा डायग्राम, ठीक है। चलिए इस फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपके सामने फिगर है, एक एक चीज को बड़े आराम से देखना है और आपको क्लियरली एक बार में समझ में आ जाएगा। सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे। एक एक चीज को बड़े आराम से समझना है पहले, ठीक है बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन था, आपने देखा क्वेश्चन में आपको गिवन था एक चीज, वो था जीईडी। जीईडी आपको दे रखा है, जीईडी की वैल्यू 126 है, दे रखा है ना। जीईडी 126 ये आपको दिया हुआ है। तो शुरुआत में इसी से करता हूं, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। एंगल जीईडी जो है वो 100, जीईडी 126 दिया हुआ है, 126। अब फिगर में देखो जीईडी कहां है, जीईडी जी ये रहा, ई ये रहा और डी ये रहा। तो ध्यान से देखो जीईडी के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, ये जीईडी के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, हर बच्चे को दिखना चाहिए। जीईडी के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक ये छोटे वाला और ये 90 डिग्री वाला। देखो दो जीईडी में दिख रहा है सबको फिगर, रेड कलर का, मैंने स्पेशली कलर का देखो कितना ज्यादा, डिजिटल बोर्ड का कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब इस चीज को समझो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बोर्ड का ये फायदा हुआ। जीईडी में देखो दो एंगल है, एक ये छोटे वाला और ये 90 डिग्री वाला, दो एंगल आ रहे हैं ना। तो जीईडी के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक एंगल का नाम क्या है, एक एंगल का नाम है जीईएफ, जीईएफ। एक तो ये छोटे वाला और एक 90 डिग्री वाला, तो जीईएफ आ रहा है। जीईडी में दो एंगल आ रहा है, एक आ रहा है जीईएफ प्लस एक और एंगल आ रहा है, कौन सा एंगल, 90 डिग्री वाला, एफ ई डी। एफ ये वाला एफ, ये वाला ई और ये वाला डी, एफ ई डी, दो एंगल आ रहे थे बेटा। तो यहां लिखूंगा प्लस कर दूंगा एफ ई डी इक्वल टू 126। ध्यान से देखो जीईडी आपको 126 दिया हुआ था, जीईडी के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, 126 या 126 लिख दिया आपने। अब आपको जिसकी वैल्यू पता है लिखते जाओ। जीईएफ की जगह जीईएफ लिखोगे क्योंकि आपको वैल्यू नहीं पता। एफईडी की वैल्यू आपको दे रखा है 90, तो एफईडी की जगह 90, 126 की जगह 126 आएगा। जीईएफ की जगह जीईएफ ही लिखोगे, 126 की जगह 126 लिखोगे। ये जो प्लस का 90 है वो आपका माइनस का 90 कहलाएगा। प्लस की चीज माइनस की हो जाती है, आपको बार बार बता रहा हूं ये बात। तो एंगल जीईएफ जो होगा 126 में से 90 घटा दोगे 36, ये आपका आंसर आ गया जीईएफ। जीईएफ, अब देखो जीईएफ कौन सा था, जीईएफ था ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया।
ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, GEF ये सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, दोबारा देखो कैसे सॉल्व किया, एक बार दोबारा देखो, 4 लाइन में आंसर है, बस आप स्टेप समझो। GED की वैल्यू 126 ये आपको गिवन था, GED 126 था, GED के अंदर दो एंगल थे, एक एंगल छोटे वाला एक 90 डिग्री वाला, दोनों मिला के 126। इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसकी वैल्यू 90 मुझे पता है, 126 प्लस का 90 माइनस, कितना सिंपल है, आपका आंसर आ गया। इसे बच्चा हार्ड मानता है, बताओ क्या हार्ड बताऊं, क्या बताऊं इसके अंदर, बताओ सिंपल 3 से 4 लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरा पार्ट देखते हैं कौन सा पार्ट अपने आप सॉल्व होगा, अपने आप सॉल्व होगा, बस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते जाओ। देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो, एक था GED, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे, GED ये ब्लू कलर में कर दिया, GED दिख रहा है आपको, GED जिसकी वैल्यू 126 दे रखी थी, ये पूरा है 126 का, ब्लू से ब्लू, ब्लू से ब्लू वाला, टोटल GED जो है 126 का, यही है ना। और ये वाला एंगल जो होगा, ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल ध्यान से देखो बॉक्स के अंदर है, दोनों एंगल बॉक्स के अंदर है भाई, ये ना बॉक्स, ये है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की लाइन है, ये बिल्डिंग की बाउंड्री है, ये जो आपको एक ऊपर वाली बिल्डिंग एक नीचे वाली बिल्डिंग दिख रहा है आपको, इन दोनों के अंदर आ रहा है, दोनों अंदर आ रहे हैं भाई, ये छत है और ये बिल्डिंग का बेस है, तो दोनों बिल्डिंग के अंदर ही है ना, दोनों बिल्डिंग के अंदर है और दोनों एक दूसरे के तिरछे हैं। याद करो, कोई बच्चा मुझे बताओ जल्दी से, जब दोनों बिल्डिंग के अंदर हो और एक दूसरे के तिरछे हो तो इसे क्या बोलते थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शाबाश, अंतः एकांतर कोण। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि अंतः एकांतर कोण है, दोनों बिल्डिंग के अंदर है, ये दोनों ही बिल्डिंग के अंदर है और दोनों एक दूसरे के तिरछे हैं, तो इक्वल होंगे। तो इसका नाम तो मुझे पता है GED है, इसका नाम क्या पड़ेगा, तो इसका नाम पड़ेगा A, ये रहा A, ये रहा G और ये रहा E, तो इसका नाम रखेंगे AGE। क्या नाम रखोगे बेटा, AGE। सेकंड पार्ट, एक तो है AGE और एक था बेटा GED, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख देता हूं, आप पूरा लिखना, ठीक है, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में क्या लिखोगे, अंतः एकांतर कोण, शॉर्ट में लिख देना, अंतः एकांतर कोण। ठीक है बेटा, AGE मुझे पता नहीं है तो AGE की जगह AGE, क्योंकि मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू, लेकिन मुझे GED की वैल्यू पता है। GED की वैल्यू कितना था, 126। लो जी, आ गया आंसर, हो आंसर आ गया भाई साहब। AGE की जगह AGE, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, GED 126 पता है, तो आ तो गया आंसर, हो गया खत्म। AGE चेक करो, AGE कौन सा, AGE ये था आपका, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब आपको केवल FGE फाइंड करना है, FGE। तो FGE देखो कहां है क्वेश्चन में, देखो F ये रहा, G ये रहा और E ये रहा, इट मींस आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। एक बात बताओ सारे बच्चे मिलकर, अगर इन दोनों एंगल को प्लस कर दूं, बताओ इन दोनों एंगल को अगर प्लस कर दिया जाए तो कितना आएगा बेटा, 180। ये तो बच्चों को पता होगा, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो 180 आएगा ना, हमें पता है इन दोनों को प्लस करने पे 180, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, लीनियर पेयर, कौन सी भाषा बोलूं, लीनियर पेयर। तो इन दोनों को ऐड करने पे 180 आएगा क्योंकि डी शेप बन रहा है। एक का नाम था AGE, एक का नाम क्या था, थर्ड पार्ट कर रहा हूं बेटा, थर्ड पार्ट देखो यहां पे स्टार्ट हो रहा है आपका थर्ड पार्ट। एक का नाम था AGE, बाहर वाले एंगल का नाम, बाहर वाले एंगल का नाम था AGE और अंदर वाले एंगल का नाम है FGE, FGE, ये अंदर वाला एंगल FGE। तो दूसरा एंगल हो गया FGE, एंगल FGE। इन दोनों को प्लस करूंगा तो 180 आएगा। क्यों आएगा सर जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पेयर। हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म के कारण ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, वो इन दोनों का सम 180 होगा। अब आपको जिसकी वैल्यू पता है लिख दो, जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको छोड़ दो। देखो AGE की वैल्यू है कितना है, तो AGE की वैल्यू 126 है। FGE की वैल्यू आपको नहीं पता तो FGE की जगह FGE, 180 की जगह 180 एज इट इज आएगा।
आपको वैल्यू निकालना है एफ जी ई की, तो एफ जी ई की जगह एफ जी ई, 180 की जगह 180। ये जो प्लस का 126 है ये माइनस हो जाएगा 126, प्लस का इधर आके माइनस हो गया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है एफ जी ई की, तो माइनस करो, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 7 में से 2 5, तो 54 जो होगा वो आपके तीसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा और यहां पर आपका ये पार्ट खत्म होता है। ठीक है बेटा, एक बार जल्दी से दोबारा समझ लो तीनों पार्ट। आई होप मैं आपको दोबारा समझा पाऊंगा। एक बार जल्दी देखो, जो बच्चा समझदार है एक बार जल्दी देख लो बेटा, फटाफट एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जीईडी की वैल्यू 126, जीईडी की वैल्यू आपको दे रखा था 126, ये आपको गिवन था। जीईडी के अंदर दो एंगल आ रहा था, दोनों एंगल 126 और 126। जीईएफ की जगह जीईएफ, जीईडी की जगह 90, 126 126। जीईएफ की जगह जीईएफ, प्लस का माइनस हो गया, 126 में 90 माइनस करो 36 आ गया, ये आ गया पहला पार्ट। दूसरा, एजीई बराबर था जीईडी की, एजीई की वैल्यू नहीं पता, इसको एजीडी लिख दो, इसकी वैल्यू हमें पता है कितना है 126 है, तो इसकी जगह 126 ही आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या था कि इन दोनों का सम जो था वो 180 था, क्योंकि लीनियर पेयर बनना था, डी जैसा शेप बनना था। इसकी वैल्यू 126, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, 180 की जगह 180, एफजीई की जगह एफजीई, ये प्लस का 126 आपका माइनस हो गया, 180 में से 126 घटाओगे तो ये आपका 54 आ जाएगा, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से नोट डाउन करो। इस एक्सरसाइज के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। आपको सबसे पहले पता है कि डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम आपके पास है तो आप डायग्राम एज इट इज बना सकते हो। ये आप डायग्राम है, मैंने आपके लिए पहले से ही डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम मैंने बना रखा है, पहले आप डायग्राम बना लो बेटा। ठीक है, एज इट इज डायग्राम बनाना, ध्यान से बनाना। अब आपको पता है कि डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए गिवन। तो यहां आएगा बेटा गिवन और आपको ब्रैकेट में लिखना है दिया है। गिवन ब्रैकेट में दिया है। तो क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन है। देखिए, सबसे पहली चीज आपको गिवन है बेटा PQ जो है वो पैरेलल है ST के, PQ पैरेलल ST। तो जो गिवन है पहले आराम से लिख लो। पहली चीज हमें गिवन है कि PQ जो है वो पैरेलल है ST के, ये आपको गिवन है। एक चीज तो ये गिवन है। दूसरी चीज अगर ध्यान से देखें तो एक चीज और दिया हुआ है, एंगल PQR 110 दिया हुआ है। तो एंगल PQR इक्वल टू 110, यहां लिख भी रखा है मैंने, PQR आपको 110 दिया हुआ है। और क्या गिवन है? एक चीज और गिवन है बेटा, एंगल RST, एंगल RST 130 है। तो एंगल RST 130 है। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पहले डायग्राम बनाना, पहला स्टेप होता है डायग्राम बनाने का। आपने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है गिवन, दिया है, ये स्टेप है। अगर आप स्टेप के अकॉर्डिंग चलोगे टीचर भी खुश होंगे, आप करके देखना, आपको पता लग जाएगा फर्क। अगर स्टेप के मार्क्स होते हैं, कितना बढ़िया लगता है टीचर को अगर प्रेजेंटेशन ऐसे करते हो। तो सबसे पहले गिवन, जो क्वेश्चन में दिया है सब कुछ वो लिख दो। अब आएगा टू फाइंड, कि आपको फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन का फाइंड क्या करने वाले हो। तो यहां लिखेंगे बेटा टू फाइंड। और अगर आप हिंदी मीडियम हो तो बार बार कह रहा हूं, आप लिखोगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पढ़िए। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है जी? आपको फाइंड करना है एंगल QRS, एंगल QRS, आपको QRS फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है एंगल QRS। देखो डायग्राम में देखते हैं QRS कहां है। डायग्राम देखो आपके सामने है, QR और S। तो आपको एंगल जो है ये वाला फाइंड करना है, जिसे मैंने X लिखा है। मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, QRS, ये बीच का एंगल, ये जो बीच में आपको दिखाई दे ना, QRS का मतलब क्या हो, ये बीच वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा? तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के एक्चुअल में कई मेथड है। सबसे सिंपल तरीका क्या है, अगर आपको याद हो सके तो आप सबसे सिंपल तरीका क्या करना, पॉइंट R से, ये जो R पॉइंट दिया हुआ है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना। पॉइंट R से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना। इस प्रकार से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम रख देंगे AB। हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जिसका नाम रख देंगे AB। बिल्कुल एक पैरेलल लाइन, नीचे से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, ये सबसे इजी तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो। ठीक है बेटा? जरा ध्यान से सुनो, आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करा AB, ये किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है PQ के। ये जो AB है ये पैरेलल है किसके? PQ के। पैरेलल मतलब क्या होता है? आमने सामने। मैंने आपको पैरेलल का कई मतलब बारे में मतलब बताया।
पैरेलल का मतलब होता है बेटा आमने सामने, जैसे हमारे घर के सामने होते हैं ना, वो पैरेलल बोलते हैं उसको। आपके घर के सामने जिनकी बिल्डिंग है ना, जो आपको पड़ोसी बिल्कुल गली के एक तरफ आप रहते हो, एक तरफ सामने कोई रहता होगा ना, तो पैरेलल होता है। तो ये जो ए बी है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है? पी क्यू के। और किसके पैरेलल है? एस टी के। तो ए बी पैरेलल है पी क्यू के और एस टी के, ये हमने ड्रॉ करा है, तो इसको बोलते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन। तो ये आएगा यहां पर तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आता है बेटा कंस्ट्रक्शन। अगर हम अपनी तरफ से कुछ करते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, तो उसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, रचना, जो कभी कभार क्वेश्चन में आता है, तो इसे बोलते हैं हिंदी में रचना, इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करा आपने सर जी? आपने एक लाइन खींचा ए बी, जो कि पैरेलल है किसके? पी क्यू के भी पैरेलल है और वो पैरेलल है एस टी के भी। आपने एक लाइन ड्रॉ करा, जो ए बी नाम रखा आपने उसका, वो पैरेलल है पी क्यू के और पैरेलल है एस टी के, ये आपने ड्रॉ करा है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, हिंदी बोलते हैं रचना। एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। चलिए अब यहां से आपका आता है बेटा सॉल्यूशन, तो यहां से आपके स्टेप यहां से शुरू होते हैं। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? सबसे पहले हमने क्या करा, बड़े आराम से समझो। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करा बेटा? सबसे पहले आपने सिंपली डायग्राम बना लिया। ये डायग्राम हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देख के डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन में डायग्राम बन गया। फिर आपने लिखा गिवन, दिया है, ये दिया है भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है, वही मैंने एज इट उतार दिया। फिर आपने लिखा टू फाइंड, कि हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब ये बीच का एंगल, जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। फिर आपने कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन में आपने एक लाइन खींची, जो पैरेलल लाइन कहलाते हैं इसको, एक आपने एक नीचे लाइन खींच दी, ठीक है, लाइन खींच दी आपने। अब आप सॉल्यूशन करोगे, ये आपको करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और आई होप आपको समझा पाऊंगा। अगर आपको रूल अच्छे से आते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। रूल का ही कमाल है बेटा। चलिए मैं डायग्राम ये वाला ले लेता हूं, ठीक है, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जो बुक में क्वेश्चन डायग्राम दिया हुआ है, मैं वही डायग्राम एज इट इज ले लेता हूं। ये डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अब इस डायग्राम के अंदर आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करा था, ये मैं पैरेलल लाइन यहां भी आपके लिए बना देता हूं, जिसका नाम आपने रखा था ए और बी। ये किया था ना आपने? आपके सामने डायग्राम है, कंप्लीट वही डायग्राम है जो आप मैंने बनाया था। देखिए बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास इस एंगल पे ध्यान दो और इस एंगल पे ध्यान दो। ये दोनों एंगल आपको ऐसा लग रहा है कि बॉक्स के अंदर है। ध्यान से देखो, बॉक्स के अंदर है, ध्यान दो, बॉक्स के अंदर है, याद है? बॉक्स के अंदर है और लाइन के एक ही तरफ है। ये लाइन है, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये आपका लाइन है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। एक बात बताओ बेटा, ये दोनों एंगल लाइन के एक ही तरफ है और बॉक्स के अंदर है। याद करो इनको क्या बोलते हैं, किसी को याद है? जब लाइन के एक ही तरफ हो, लाइन के एक ही तरफ हो और बॉक्स के अंदर हो, तो इसे क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। सह, हाँ याद करो, सह एकांतर या सह अंतःकोण, याद आ गया? सह अंतःकोण, को इंटीरियर एंगल। और इनका जो सम होता है, इन दोनों को जो प्लस करते हैं, इनका जो सम आता है वो 180 आता है। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आप चेक करो, यही डायग्राम आपको बनाया था। दोनों एंगल अंदर है, बॉक्स के अंदर है और एक ही लाइन की तरफ है। जब बॉक्स के अंदर हो और एक ही लाइन की तरफ हो तो दोनों का सम 180 होता है। इसे को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, सह अंतःकोण बोलते हैं। तो इन दोनों का जो सम होगा बेटा वो 180 होगा। तो पहला एंगल कौन सा है? सबसे पहले एंगल का नाम है पी क्यू आर। इस वाले एंगल का नाम है पी क्यू आर, जिसकी वैल्यू आपको 110 दिया हुआ है। पी क्यू आर पहला एंगल। स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां से मैं आंसर स्टार्ट करो, ध्यान दो बेटा। पहला पी क्यू आर पहला एंगल प्लस, सर जी दूसरे एंगल का नाम क्या होगा? तो आपने रखा पी क्यू आर। अब इस वाले एंगल का नाम क्या रखोगे? या तो इसे बोलो ए आर क्यू, क्या बोलोगे? ए आर क्यू, या इसका नाम 1 रख लो। आप इसका नाम रख दो 1, कि ये 1 है मेरे लिए, ये 1, इसका नाम डाल दो, ये 1 है, लिखने में आसानी होगी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए आर क्यू या क्यू आर ए, क्यू आर ए आर क्यू, कैसे भी लिख लो। ये इसका नाम 1 डाल दो, अगर और आसान करना है तो 1 डाल, इसका नाम रख दो 1 है। तो दूसरा मैंने 1 रख लिया, एंगल 1। इन दोनों का जो सम होगा बच्चों वो 180 होगा। क्यों? बिकॉज इट इज
को इंटीरियर, किसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं सह अंतः कोण। सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, रूल नंबर 4 से। ये हो गया आपका पहला पार्ट। इसके आगे आप कुछ नहीं करोगे, लिख दोगे फर्स्ट पार्ट, खत्म। फर्स्ट पार्ट आप छोड़ दोगे। ये आपका पहला पार्ट हो गया, छोड़ दो। अगर आपसे सॉल्व करना चाहो तो ठीक है, और सॉल्व कर लो। आप अभी सॉल्व कर लो तो आगे सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, तो हम आगे अगर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लो। देखो पी क्यू आर की वैल्यू आपको गिवन है 110, पी क्यू आर की वैल्यू 110 आपके पास है। एंगल 1 आपको नहीं पता, 180 की जगह 180 आएगा। एंगल 1 की जगह एंगल 1 आएगा, 180 की जगह 180 आएगा। बेटा 110 जो प्लस का है वो आपका 110 माइनस का हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू 180 में से 110 माइनस करोगे, ये आपका 70 हो जाएगा। इसे बोलोगे आप पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा? सबको दिखाई दे रहा है? एक बार दोबारा देख लो, एक बार स्टार्टिंग से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। पहली चीज आपको याद होनी चाहिए, इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। इस वाले एंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। पी क्यू आर, ये तो पहला एंगल हो गया, और दूसरे का नाम आपने 1 रख दिया था। तो पी क्यू आर और 1 ये दोनों मिलकर 180 होगा। पी क्यू आर और 1 दोनों मिलकर 180 होगा। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? तो 110 है, प्लस का आपका माइनस हो गया। आप माइनस करोगे तो आपका 70। पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट कहां जाएंगे? तो सेकेंड पार्ट आप जाएंगे राइट हैंड साइड पे। इसका नाम रख देंगे 2। जिस प्रकार आपने पहला पार्ट सॉल्व करा, क्या आप सेकेंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है? ये दोनों ही एंगल, ये दोनों एंगल देखो बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर की तरफ है। ये बॉक्स है और इसका अंदर है, दोनों अंदर है और दोनों लाइन के एक ही तरफ है। तो ऐसा नहीं लग रहा ये दोनों एंगल लाइन के इस तरफ, ये दोनों एंगल लाइन के इस तरफ, दोनों एंगल फिर से अंदर की ओर है और एक ही तरफ है। तो फिर से यही रूल लगेगा। शाबाश, दोनों लाइन के एक ही तरफ है ना, एक ही तरफ है और बॉक्स के अंदर है। तो जब लाइन के एक ही तरफ हो और बॉक्स के अंदर हो तो फिर से को इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। वेरी गुड, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 होगा। तो चलिए इन दोनों को भी को इंटीरियर एंगल से सॉल्व करते हैं। तो इसका नाम आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो वही नाम रखना जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। देखिए 130 किस क्या नाम दिया हुआ था? 130 का नाम दिया हुआ था RST। तो आपको RST ही लिखना है। जो नाम दिया होता है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकेंड पार्ट आपका इस्तेमाल होता है RST और एंगल 2 जो आपने नाम दिया है, इन दोनों को मिला के 180 आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ये भी को इंटीरियर एंगल है। तो ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? हिंदी में लिखोगे सह अंतःकोण। सह अंतःकोण को इंटीरियर एंगल। जरा मेरी बात आराम से एक एक बच्चा ध्यान से सुनेगा बेटा, बहुत आराम से समझना है। RST की वैल्यू 130 दिया हुआ था, यस और नो? RST की वैल्यू 130 दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। एंगल 2 हमें अभी नहीं पता, 180 की जगह 180 आएगा। एंगल 2 की जगह एंगल 2, 180 की जगह 180। ये जो प्लस का 130 है ये आपका माइनस हो जाएगा बेटा। एंगल 2 की जगह एंगल 2 लिखोगे, 180 में से 130 माइनस करोगे, ये आपका 50 आ गया। ये आ गया पार्ट नंबर 2। आपने 2 पार्ट सॉल्व कर दिए। आपने 2 पार्ट सॉल्व कर दिए। कहां से सॉल्व करें? एक बार डायग्राम पे जाके देखो, आपको दिख जाएगा। एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। एक आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सॉल्व करा, एक आपने राइट हैंड साइड की तरफ सॉल्व करा। एक लेफ्ट हैंड हिस्सा और एक राइट हैंड हिस्सा आपका सॉल्व हो चुका है। बचा आपका बीच का पार्ट जो आपको मेन सॉल्व करना है। क्या किसी बच्चे को ये चीज दिखाई दे रही है जो मैं दिखाना चाहता हूं? देखो, ओहो सर जी कमाल हो गया। सर जी इन तीनों का सम तो 180 होगा। ओहो लाल, मेरे सोना, मेरे चंदा, में यही तो दिखाना चाह रहा था कि इन तीनों का सम जो होगा वो 180 होगा। ये फाइंड हो चुका है, ये फाइंड हो चुका है। तो बीच का एंगल तो मैं फाइंड कर ही सकता हूं। इन तीनों का सम 180 होगा। याद करो डी जैसा शेप बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। तो इन तीनों का सम जो होगा वो 180 होगा। तो एक का नाम क्या है? एंगल 1 है, एक का नाम एंगल 2 है, और एक का नाम है QRS। ये है Q, ये आपको Q दे रखा है, ये आपको R दे रखा है, और ये आपको S दे रखा है। तो बीच वाला एंगल होगा QRS। QRS
तो 1 2 और QRS 3 एंगल हो गए, इन तीनों का सम 180 होगा स्ट्रेट लाइन वाले मेथड से। तो अब आते हैं लास्ट पार्ट, इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करने। तो तीसरा पार्ट कैसे सॉल्व होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QRS, इन तीनों को मिला के आएगा 180। क्यों आया सर जी 180? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे, डी जैसा शेप बन रहा है इनका, और स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा सीधी रेखा। ये आपको रोज आपको बता रहा हूं चैप्टर 6 जब से स्टार्ट हुआ है। नाउ अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो एंगल 1, आपको याद है एंगल 1 की वैल्यू क्या थी? आपने एंगल 1 फाइंड किया था, अभी फाइंड किया था, 70 आया था, आपको याद करो। तो एंगल 1 की जगह 70 लिखोगे। एंगल 2 आपका 50 आया था। एंगल QRS आपको नहीं पता, QRS की जगह QRS, 180 की जगह 180। 70 और 50 को ऐड करोगे 120 हो जाएगा। QRS की जगह आपका QRS एज इट इज रहेगा, 180 की जगह आपका 180 रहेगा बेटा। एंगल QRS की जगह QRS रहेगा, 180 की जगह बेटा 180 रहेगा। ये जो प्लस का 120 है ये आपका माइनस का 120 बन जाएगा। एंगल QRS की जगह एंगल QRS रहेगा, और 180 में से 120 माइनस करोगे 60, तो जो 60 होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कंप्लीट हो गया आपका आंसर। एक बार स्टार्टिंग से दोबारा आपको बता देता हूं, कोई परेशानी नहीं है, मुझे दोबारा बताने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा आप डायग्राम को देखो और आंसर समझते जाओ। ये वाला एंगल 110 है और ये एंगल 1 है। पहले इस पे ध्यान दो, 110 और 1, 110 और एंगल 1, इन दोनों का सम बेटा 180 होगा क्योंकि एक ही तरफ है। तो देखो मैंने पहला रूल क्या फॉलो करा कि 110 और एंगल 1, इन दोनों का सम 180 था। ये प्लस का 110 माइनस हो गया 70, पहला पार्ट खत्म हो गया। अब आता मैं दूसरे पार्ट पे, राइट हैंड साइड की तरफ देखो, 130 और एंगल 2, 130 और एंगल 2, बेटा 130 और एंगल 2, तो 130 वाला और 2, इन दोनों का सम भी 180 था, प्लस का 130 माइनस हो गया, आपने माइनस कर दिया तो आपका 50 आंसर आ गया। ठीक है भाई साहब, दो पार्ट आपके हो गए। अब अगर मैं बहुत डायग्राम को फोकस करके देखूं, ध्यान से देखूं, तो मुझे एक चीज दिखाई देती है कि इन तीनों का सम जो होगा 180 होगा, क्योंकि सर जी आप फर्स्ट डे से जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ आप रोज बोल रहे हो कि स्ट्रेट लाइन 180, स्ट्रेट लाइन 180, और डी जैसा शेप भी बन रहा है, तो इन तीनों का सम 180 होगा। एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है, और एक बीच वाला एंगल QRS है, इन तीनों का सम 180 होगा। तो देखिए थर्ड पार्ट मैंने वही किया है जो आपको बार बार कह रहा हूं कि आपने तीनों पार्ट को ऐड कर दिया। एंगल 1, एंगल 2 और QRS, तीनों का सम 180। एंगल 1 की वैल्यू, एंगल 2 की वैल्यू, QRS मुझे नहीं पता, इन दोनों का सम 120 माइनस कर दिया, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम देख लेते हैं बेटा, पहले इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो सबसे पहले एक अच्छा बच्चा कौन होगा जो डायग्राम को एज इट इज बना लेगा। पहले डायग्राम को बना लेना। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, पहले डायग्राम को बना लोगे। डायग्राम बना लोगे, बुक में दिया हुआ है। सबसे पहला काम है हमारा डायग्राम बनाना। डायग्राम को बिल्कुल साफ सुथरा और सही स्केल और पेंसिल से बनाना है। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं भी बना लेता हूं। एक AB है, एक CD है, और बीच में आपका जो भी है, एक AB और एक CD लाइन खींच देता हूं, फिर PQR। ठीक है जी, पता लग गया। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना देते हैं बेटा। एक आपका नाम पड़ गया इसका AB, एक इसी के पैरेलल में बिल्कुल आपको खींचना है C, और ये आपका D, CD, और बीच में आपका PQR। एक बार चेक कर लेता हूं PQR कहां पर है, क्योंकि नाम के बहुत मायने हैं। ABCD हो गया, PQR, तो PQR, एक आपका P आ गया, ये Q आ गया, और एक R आ गया। वैल्यू क्या क्या दे रखी है देखो, इसकी वैल्यू 50 है और 127, ये 50 और ये 127, तो एक 50 लिख देते हैं। ये आपको 50 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 50 है, और इसकी वैल्यू बाहर वाले की 127। एक ये यहां पर x है, ये x की वैल्यू है, और यहां पर शायद y की वैल्यू है। ठीक है, ये है ओवरऑल आपके सामने क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेते हैं। x और y, x यहां है, y यहां है, x यहां है और y यहां है, उल्टा लग गया। तो आप इसे सही कर लो बेटा, इसे सही कर लो, इसे बच्चों सही कर लो। ये आपका x है और ये आपका y है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। डायग्राम आपको बना हुआ था, जो डायग्राम बना था वो मैंने आपके सामने बना दिया। अब डायग्राम बनाने के बाद आपको पता है कि सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा। गिवन आपको एक चीज दिया हुआ है, दूसरा आपको ये दिया हुआ है, और तीसरा आपको दिया, तीन चीज आपको गिवन है।
ए बी पैरेलल सी डी, एक तो ये गिवन है, ए पी क्यू 50 डिग्री का है और पी आर डी 127 का, ये तीन चीज आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप भी क्या करो, डायग्राम के जस्ट बगल में डायग्राम को साइड कर दो और यहां लिखो बेटा गिवन, और हिंदी में इसे लिखेंगे बेटा दिया है। और जो जो चीज दी हुई है उसे बहुत ईमानदारी से अंडरलाइन करके आराम से 1 बाय 1 करके लिखेंगे। क्या क्या गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी, पहला दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, तो ए बी पैरेलल सी डी, एक तो ये गिवन है। दूसरा आपको गिवन है ए पी क्यू 50 डिग्री है, तो ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। एक चीज और गिवन है बेटा 127 का, क्या, पी आर डी जो है वो 127 का है, तो एंगल पी आर डी 127 डिग्री, ये मुझे गिवन था। बिल्कुल स्टेप वाइज डायग्राम बना दिया, गिवन लिख लिया। नाउ अब लिखूंगा बेटा टू फाइंड, ज्ञात करना है। और जहां तक मुझे याद है इस चीज में दो चीज याद करना है, एक्स और वाई ज्ञात करना है। आपको दो चीज फाइंड करनी है बेटा, एक आपको फाइंड करना है एक्स, एक एक्स फाइंड करना है और दूसरा आपको वाई फाइंड करना है। एक्स और वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। नाउ थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट होता है, इसमें सॉल्यूशन आ जाएगा जिसको हम हिंदी में हल बोलते हैं, और ये सॉल्यूशन आपका यहां से स्टार्ट होता है। चलिए बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले डायग्राम पे वापस आता हूं, तो मैं यही डायग्राम ले लेता हूं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा ये वाला डायग्राम अच्छे से, थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि और क्लियरली हो। बाकी आपका बुक में है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब डायग्राम के बेस पे मैं एक एक काम को आंसर बताता जाऊंगा किस प्रकार हम आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के भी बहुत सारे मेथड है मेरे पास, बहुत सारे मेथड से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे सबसे आसान मेथड करने की ताकि सबसे इजी तरीके से आंसर आ जाए। एक चीज देखो आप ध्यान से, अगर आप में से कई बच्चे अगर पढ़े होंगे शुरुआती में लाइफ में छोटी क्लास में, ये एंगल देखो ए पी और आर, इस कंप्लीट एंगल को देखो, रेड से रेड मैच कर रहा है, बहुत ध्यान से देखना, ए पी और आर कंप्लीट एंगल दिख रहा है आपको रेड कलर का, इसका नाम क्या रखेंगे, ए पी आर। ए ये रहा, पी ये रहा, आर है, तो ए पी आर एक तो ये एंगल है। और दूसरा एंगल आप इस वाले को देखो, दोनों रेड को ध्यान से देखो, बीच में ही लाइन है, बाकी सब आप दिमाग से निकाल दो, बीच में लाइन जा रही है, बीच में लाइन जा रही है, ध्यान से देखो, एक लाइन के एक तरफ है, एक लाइन की दूसरी तरफ है, कुछ बच्चों को याद आ जाएगा शायद, बीच में लाइन जा रही है, एक लाइन के एक तरफ है, एक लाइन की दूसरी तरफ है, और दोनों ही बॉक्स के अंदर है, दोनों ही बॉक्स के अंदर है, ध्यान से देखो, क्योंकि एक लाइन आपके पास ये है, एक लाइन आपके पास ये जा रही है, ये लाइन आपके पास ऐसे जा रही है, और दूसरी लाइन आपके पास ऐसे जा रही है, तो दोनों ही लाइन बॉक्स के अंदर है। अल्टीमेटली दोनों ही लाइन जो है वो बॉक्स के अंदर है, दोनों ही लाइन बॉक्स के अंदर है, ये लाइन भी बॉक्स के अंदर है, ये लाइन भी बॉक्स के अंदर है। बॉक्स मतलब ये दोनों लाइन के बीच में ना, बॉक्स का मतलब है दो पैरेलल लाइन के बीच, ये समझ लिया करो, समझाने में आसानी होती है इसलिए बॉक्स वर्ड यूज करता हूं मैं। दोनों एंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों ही एंगल एक लाइन के एक तरफ है, एक लाइन के दूसरी तरफ है, यस और नो, सही कह रहा हूं मैं, एक लाइन की एक तरफ, एक लाइन की दूसरी तरफ, और तिरछे है और बॉक्स के अंदर है, तो ये रूल लगेगा। और रूल याद करो, क्या बोलेंगे इस रूल को, ये कौन सा रूल लगेगा, जब एक लाइन के एक तरफ हो, एक लाइन की दूसरी तरफ हो, और बॉक्स के अंदर हो, पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शाबाश, अंतः एकांतर कोण, तो इसमें लगेगा अंतः एकांतर कोण, कि ये दोनों एंगल यानी ये कंप्लीट एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इस वाले एंगल का क्या नाम है सर जी, इस वाले का क्या नाम है, इस वाले का नाम है ए पी आर। ध्यान से देखो, तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, पहला पार्ट स्टार्ट करता हूं यहां से, फर्स्ट पार्ट, एंगल ए पी आर जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, दूसरे वाले रेड के, और दूसरे वाले का नाम है पी आर डी। पी आर डी इक्वल होगा पी आर डी के। क्यों इक्वल होगा सर जी, क्योंकि यहां पे एक रूल लग रहा है। कौन सा रूल लग रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। जब दो कोण एक ही लाइन के एक अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक लाइन के एक तरफ, एक लाइन के दूसरी तरफ, तो यहां पे रूल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दोनों ही इंटीरियर साइड में अंदर, दो पैरेलल लाइन के अंदर है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला रूल लगा दिया।
अब एपीआर को ध्यान से देखो, एपीआर इसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं। एपीआर रेड वाला कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है ना आपको, इस रेड कलर को देखो, इसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं। एक ये 50 डिग्री वाला आ रहा है, एक तो ये 50 डिग्री वाला और एक वाई वाला, दो एंगल आ रहे हैं ना, यहां से 50 और ये वाई है। तो एपीआर के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक 50 और एक वाई। एपीआर के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक 50 वाला आ रहा है और एक वाई आ रहा है, दो एंगल आ रहे हैं। एपीआर के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, 50 और वाई। जबकि पीआरडी की वैल्यू आपको दिया हुआ 127 आपको ऑलरेडी गिवन है। पीआरडी की वैल्यू 127 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। y की जगह y आएगा, 127 की जगह 127 आएगा। ये जो प्लस का 50 है ये आपका माइनस का 50 हो जाएगा। y इक्वल टू 127 से 50 माइनस करोगे आपका 77 होगा। और इस तरह से बच्चों आपके y की वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कितना सिंपल है। जिन बच्चों को रूल पता है उसको तो मुझे लगता है कोई जरूरत ही नहीं है कुछ पढ़ने की। आपने देखा कि ये वाला एंगल APR वाला एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल है और ये जो एंगल है वो एक ही लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक लाइन के दूसरी तरफ है, एक लाइन के इधर है, और दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच में है। जब दो पैरेलल लाइन के बीच में हो और एक लाइन के अपोजिट हो तो उसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आपने रूल पढ़ा होगा तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों एंगल इक्वल है। अब एपीआर के अंदर दो एंगल आ रहे थे, एक 50 वाला और वाई वाला, दो एंगल आ रहे थे। यहां पर एक ही एंगल आ रहा है 127 का, ये प्लस का 50 माइनस हो गया, वाई की वैल्यू आ गई। क्या समझ में आ गया बेटा? चलिए जी, अब आते हैं एक्स पे, ध्यान देते हैं कि हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें। हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा। वैसे इसमें भी बहुत सारे मेथड है मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको इसको भी बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने की। पता नहीं आप में से कितने बच्चों ने ये बात जाना है या पढ़ा है पहले। एक बार मैं इन सबको हटा दूं, थोड़ा सा कम कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिंपल तौर पे ले आता हूं वापस, है ना, सिंपल बनाता हूं वापस, जैसा था वैसे ही बनाता हूं। अगर आप में से किसी बच्चे ने पढ़ा हो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये 7th क्लास की बुक में ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की, आपके पास ये ट्रायंगल है, ये आपके पास क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहती है, 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अगर इनके दो एंगल का सम, इनके दो एंगल का जो सम होता है वो इनके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। क्लास 7th में है ये। एक ट्रायंगल के अंदर दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। अगर आपके भाई बहन 7th क्लास में तो उनकी बुक उठा के देख लेना, 6 या 7 चैप्टर उनके, दो अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 127 के इक्वल होगा। इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। वैसे और भी मेथड में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूं, मैं इसे लीनियर पेयर से भी कर सकता हूं, बहुत सारे मेथड हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग है। लेकिन मैं आपको सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूं ताकि आंसर बहुत छोटा है। बड़ा 1.5 पेज 2 पेज में आंसर निकालते हैं टीचर, इतना बड़े मेथड हमें फॉलो नहीं करना है, बड़ा सिंपल मेथड फॉलो करना है। और सारे आंसर वैलिड है ना, सारे आंसर वैलिड है, कोई इनवैलिड तो आंसर हो नहीं। तो हम वो वाला थ्योरम लगाएंगे तो सबसे आसान हो। तो दो अंदर वाले का सम जो होता है बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। इट मींस एक्स और वाई को मिलाकर 127 हम लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पार्ट 2, कि दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। तो एक अंदर वाले एंगल का नाम एंगल एक्स है, एक तो एक्स की बात हो रही है, एक वाई की बात हो रही है। दो अंदर वाले एंगल, अंदर कौन कौन है, एक्स और वाई है। देखो एक बार दोबारा देख लो, अंदर कौन है, एक एंगल एक्स है और एक एंगल वाई है। और ये किसके इक्वल होगा, बाहर वाला। बाहर वाला कौन है, 127, जिसको हम लिख सकते हैं, इसका नाम भी दिया हुआ है PRD, तो आप इसका नाम भी लिख सकते हो PRD। ये इक्वल होगा एंगल PRD का। पूछेगा क्यों भाई, क्यों इक्वल है, तो आप तुरंत बता देना, एक्सटीरियर एंगल, इसे एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं बेटा। ये आप अगले एक्सरसाइज में भी यूज करोगे इस वाले रूल को। इसे बाह्य कोण बोलते हैं कि दो अंदर वाले कोणों को, दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एक्स की वैल्यू आपके पास नहीं है, छोड़ दो। वाई की वैल्यू आपके पास है, 77 है। वाई की वैल्यू आपके पास गिवन थे, कितने था, 77 आपके पास था। पीआरडी कितना था, तो 127 था टोटल। नाउ x की जगह x लिखोगे, 127 की जगह 127 लिखोगे, ये प्लस का 77 आपका माइनस हो जाएगा।
x इक्वल टू ये आपका 50 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप लिखोगे 50 डिग्री, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपके x की वैल्यू भी आ गई, y आपका 77 आया था और x की वैल्यू आपके पास 50 आ गया। ठीक है बेटा, नोट करो। फिर आएंगे 6 क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा एग्जाम में भी आता है। ठीक है, नोट करो, फिर मैं 6 बताता हूं आपको। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, 6 क्वेश्चन का डायग्राम, सबसे पहले आपको डायग्राम ही बनाना है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, आप इसे सबसे पहले डायग्राम बना लो। ठीक है, अभी डायग्राम क्या कहता है पहले समझो। पहले आप डायग्राम बना लेना बेटा, जो डायग्राम दिया हुआ है एज इट इज आपको बनाना है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा 1 बाय 1 के कहना क्या चाह रहा है। आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास जो फिगर है, आपके पास एक फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर PQ एंड RS आर 2 मिरर। ध्यान से देखो, आपके पास 2 मिरर है, 2 दर्पण है बच्चों। PQ एंड RS आपके पास 2 मिरर है। कौन कौन से मिरर है? आपके पास 2 मिरर है। एक मिरर का नाम है बेटा PQ, ये आपके सामने एक मिरर है जिसका नाम PQ, और एक मिरर है बच्चों आपके पास RS। ये दोनों मिरर हैं, ये आमने सामने 2 मिरर हैं, प्लेन मिरर हैं, दर्पण हैं। ये 2 मिरर दिए हुए हैं। ठीक है जी, आगे 2 मिरर दिया हुआ है, प्लेस्ड 2 मिरर आपको रखा गया है, जो कि पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। तो बच्चों सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बना लोगे, डायग्राम बना हुआ है तो मैं बनाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप बुक में से बना लेना। सबसे पहले बच्चों क्या लिखना चाहिए? गिवन। और गिवन आपको दिया हुआ है कि ये जो दोनों मिरर है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो पहले मिरर का क्या नाम था? पहले मिरर का नाम था PQ और दूसरे मिरर का नाम था RS, कि PQ पैरेलल है RS के। ये आपको गिवन है। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आपसे कह रहा है एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक, एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है मिरर PQ पर, यानी एक इंसिडेंट रे आके गिरता है। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे मिरर पे गिरता है। इसे हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। याद करो, डायग्राम आपने बनाया था साइंस में, क्लास 8th में। इंसिडेंट रे बोलते थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। जैसे ही ये मिरर पे गया, मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ये इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। याद करो बच्चों, अगर आप में से याद आ जाए कुछ बच्चों को, कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक और लाइन हुआ करती थी जिसको हम बोलते थे नॉर्मल रे। याद आया किसी बच्चों को? इसके बीच में एक लाइन हुआ करती थी जिसको हम बोलते थे नॉर्मल रे। ये हो गया आपका नॉर्मल रे, इसका नाम डाल दिया E। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल रे हमें खुद बनाना पड़ता है। ये इंसिडेंट रे है, मिरर से टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब होता है, नॉर्मल रे। ये आपने 8th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ये टकराने के बाद क्या हुआ? दूसरे मिरर पे आके गिरा। मैं पूरा क्वेश्चन समझाता हूं। इंसिडेंट रे, मिरर से टकराया, रिफ्लेक्टेड होकर दूसरे मिरर पे गया। जैसे ही दूसरे मिरर पे गया होगा तो इसने भी क्या करा? इसने भी इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, इस मिरर ने भी इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। इस मिरर, पहले मिरर से टकराया, वापस इस मिरर पे आया, इस मिरर ने भी इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये इस मिरर के लिए, नीचे वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे हो गया, नीचे वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे हो गया, आपतित किरण हो गया, और ये परावर्तित किरण हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और हम जानते हैं बच्चों कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक होती है नॉर्मल रे। तो आपको एक नॉर्मल रे अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। ये हो गया F, इसे बोलेंगे नॉर्मल रे। तो 2 नॉर्मल रे बनानी पड़ेगी आपको, एक का नाम होगा BE और एक का नाम होगा CF। ये दोनों नॉर्मल रे आपके पास है। ठीक है, तो बहुत आराम से एक एक चीज को समझना है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये पढ़ लो क्वेश्चन में, ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पूछ रहा है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूव करो, ये चीज प्रूव करके दिखाओ कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। हमें ये चीज प्रूव करनी है कि AB पैरेलल है CD के। तो मैं जाऊंगा क्वेश्चन पे, यहां बड़े प्यार से लिखूंगा टू प्रूव। आपको प्रूव करना है, हिंदी में लिखोगे बेटा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। टू प्रूव,
क्या प्रूफ करना है सर जी? आपको प्रूफ करना है बच्चों कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आपको पैरेलल प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रे खींचना पड़ा। नॉर्मल रे तो आपने खींचा ना, नॉर्मल रे नहीं दिया हुआ था। नॉर्मल रे अभिलंब, हिंदी बोलते हैं अभिलंब। अगर आप में से अधिकतर बच्चों ने साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ा 8th क्लास में, तो 8th क्लास में डायग्राम था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच में नॉर्मल रे, आपतित किरण और परावर्तित किरण और उसके बीच में अभिलंब होता था। तो आपने अभिलंब को खुद ड्रॉ करा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था अभिलंब, नॉर्मल रे नहीं दिया हुआ था। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने खुद ड्रॉ करा है कंस्ट्रक्शन। और हिंदी में आप लिखोगे रचना, कि आपने रचना करी है। क्या रचना करी है? आपने नॉर्मल रे खींचा है। नॉर्मल रे बेटा परपेंडिकुलर को बोलते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। एक नॉर्मल रे का नाम था बीई। देखो एक का नाम था बीई, ये दिख रहा है आपको? एक का नाम बेटा बीई, ये बी दिया हुआ है, तो एक का नाम है बीई। रेड कलर से कर देता हूं शायद और अच्छे से दिखे। एक का नाम है बेटा बीई। बीई जो है वो परपेंडिकुलर है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जो सीधी लाइन हो। सीधी लाइन मतलब 90 डिग्री होती है बेटा। बीई जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। बीई परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, यानी पी क्यू के साथ 90 डिग्री बना रहा है। सीधी लाइन मतलब 90 डिग्री होता है बेटा, सीधी लाइन मतलब 90 डिग्री। नॉर्मल को ही 90 डिग्री बोलते हैं, नॉर्मल को ही हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो बीई परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, इसे ऐसे लिख देंगे। इसे लिखेंगे कैसे? देखो लिखने का तरीका क्या होगा कि बीई जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। एक तो ये है, और एक नॉर्मल रे आपने और खींचा था, क्या नाम था उसका? सी एफ। सी एफ, ये रहा सी और ये रहा एफ। जो सी एफ है ये परपेंडिकुलर किस पर है? नीचे वाले पे, आर एस पर। सी एफ जो है, सी एफ या एफ सी, आप कुछ भी लिख लो, एफ सी परपेंडिकुलर है आर एस पर, नीचे वाले पर। तो ये आपने खींचा, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि एफ सी जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस पर। यहां से आपका आंसर शुरू होता है। अब लिखोगे आप प्रूफ, और यहां से आप आंसर शुरू करोगे। ठीक है बेटा? इसे कई बार टीचर प्रमाण लिखते हैं, कई बार टीचर उपपत्ति लिख देते हैं, और कई बार टीचर हल लिख देते हैं। आप तीनों मत लिख देना, आपको कोई एक लिखना है, कोई एक ही पार्ट आपको लिखना है। ठीक है बेटा? तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं, और डायग्राम आपको बहुत आराम से समझना है। 1 बाय 1 करके आपको एक एक करके आपको समझाता हूं। केवल डायग्राम पे फोकस करो, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। इसका नाम रख दो, ये वाला एंगल जो है इसका नाम रख दो 1, इस वाले एंगल का नाम रख दो 2, यहां पे जो एंगल है इसका नाम रख दो 3, और इस वाले एंगल का नाम रख दो 4। नाम रखना आपको 1 2 3 4। अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि इसे बोलते थे इंसिडेंट एंगल, इसे बोलते थे रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है। आपतित किरण, आपतन कोण एंड परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। नॉर्मल के दोनों तरफ, नहीं पढ़ी तो साइंस 8th क्लास की बुक में जरूर पढ़ लेना। नॉर्मल के एक तरफ होता है इंसिडेंट एंगल और एक होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों इक्वल होता है। तो 1 and 2 इक्वल होगा, क्योंकि बीच में नॉर्मल रे है, तो 1 and 2 जो है वो इक्वल होगा। तो आंसर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, और ऐसे ही एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। रीजन दोगे, रीजन दोगे क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट लिखना पड़ेगा आपको। ये 9th में आपने, 8th में आपने पढ़ी थी। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लिखना पड़ेगा बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लिखना पड़ेगा आपको। हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखोगे आपतन कोण, हिंदी में लिखना पड़ेगा आपतन कोण। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ये आपको लिखना पड़ेगा। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ये रीजन है। इसी कारण एंगल 1 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है। आप देख लो एक बार डायग्राम, दोबारा देख लो। ये बीच में नॉर्मल है, नॉर्मल के एक तरफ आपतन कोण, एक तरफ परावर्तन कोण बराबर होगा। ये बेटा नॉर्मल रे है। नॉर्मल इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। तो 1 इक्वल होगा 2 के, 3 होगा इक्वल 4 के। ये हमने 8th में पढ़ा था।
अब आते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ में आपने पढ़ा था कि ये अगर ये लाइन है, ध्यान सुनना, अगर ये लाइन है, बहुत आराम से, अगर ये लाइन है, ध्यान से देखो, ये लाइन है, लाइन के एक तरफ तो एंगल 2 है और लाइन के एक तरफ एंगल 3 है। याद करो, कोई बच्चा अगर तुम में से कोई बता सके तो। लाइन के एक तरफ एंगल 2 है और लाइन के एक तरफ एंगल 3 है और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, बीच में है। तो जब लाइन के एक तरफ, लाइन के दूसरी तरफ और पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो लाइन के तिरछे हैं, ये लाइन है, एक लाइन के एक तरफ है, एक लाइन के एक तरफ है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, यानी बॉक्स घर के अंदर है। जब घर के अंदर हो, ये घर के अंदर है, सिंपल भाषा में ये बॉक्स के अंदर है और तिरछे है, तो इसे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। उस हिसाब से जो एंगल 2 होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा, 2 और 3 इक्वल होंगे। तो फिर से आगे, फिर हम क्या लिखेंगे कि हमारा एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। क्यों बराबर है उसका अब रीजन दोगे। क्या रीजन दोगे? कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, तिरछे कोण बराबर होते हैं। तो यहां लिखेंगे बेटा अंतः एकांतर कोण। बहुत आराम से 1 बाय 1 करके समझना। चलिए बेटा, अब क्या करेंगे? बहुत आराम से, एंगल 2 तो था ही मेरे पास, एंगल 2 तो था ही, ये तो था ना, इसमें एंगल 1 ऐड कर दिया और इक्वल टू में, इक्वल टू में एंगल 3 तो मेरे पास था ही, इसमें एंगल 4 ऐड कर दिया। सर जी ऐसे कैसे ऐड करोगे? एक में आपने एंगल 1 ऐड करा, एक में एंगल आपने 4 ऐड करा। भाई सारे इक्वल है ना, सारे एंगल इक्वल है। देखो 1 इक्वल है 2 के, बहुत ध्यान सुना, 1 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 3 के, 3 इक्वल है 4 के। इन तीनों को ध्यान से देखो, इन तीनों को ध्यान से देखो, सारे एंगल इक्वल मिलेंगे आपको। 1 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 3 के, 3 इक्वल है 4 के। चारों एंगल इक्वल है ना एक दूसरे के। 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, यानी सारे इक्वल। तो मैं किसी को भी किसी में ऐड कर सकता हूं। तो मैंने क्या करा, 1 और 2 को एक तरफ ऐड करा एंड 3 और 4 को एक तरफ ऐड करा। भाई जब चारों भाई बराबर हैं, 4 भाई है, ए बी, मतलब 1 2 3 4, 4 भाई है, चारों भाइयों में बराबर प्रॉपर्टी बट गई। 2 भाई एक साथ रहना चाहते हैं, 2 भाई एक साथ रहना चाहते हैं, मर्जी है। तो जो 2 भाई एक साथ रहना चाहते हैं उनको अलग, और जो 2 भाई रहना चाहते हैं वो अलग। तो दोनों पे तो बराबर प्रॉपर्टी होगी ना दोनों तरफ, क्योंकि चारों को बराबर प्रॉपर्टी मिली थी। यानी इन दोनों की प्रॉपर्टी और इन दोनों की प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टी को ऐड करोगे और इन दोनों की प्रॉपर्टी को ऐड करोगे तो इक्वल आएगा ना, क्योंकि चारों को बराबर प्रॉपर्टी मिली थी। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब अगर एंगल 1 और 2 को मैं ऐड करता हूं, ध्यान से देखो, अगर 1 और 2 को ऐड कर देता हूं तो ये वाला एंगल बनेगा ए बी सी, नीचे सी है, ए बी सी। अगर 1 और 2 को ऐड करता हूं तो ए बी सी बनेगा। तो 1 और 2 की जगह आएगा एंगल ए बी और सी। और 3 और 4 को अगर ऐड करता हूं, 3 4 को चेक करो एक बार, अगर 3 और 4 को ऐड करता हूं, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो कौन सा बनेगा? बी सी डी। देखो बी है ऊपर, ऊपर आपका बी है, बी और नीचे आपका सी है और ये आपका डी है। तो बी सी डी, बी सी डी। अगर 3 और 4 को हम ऐड कर देते हैं, 3 और 4 को, तो बी सी डी बनेगा। तो 3 और 4 की जगह क्या लिखेंगे? बी सी डी। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है बच्चों, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो हम लिख सकते हैं, अगर ये दोनों एंगल बराबर है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। ये दोनों पैरेलल है। कब? अगर ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कौन से रूल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसा आपने पहले क्वेश्चन में भी किया था, याद करो। पहला क्वेश्चन याद है 6.2 का, इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एंगल इक्वल थे तो आपने पैरेलल लिखा था, याद करो। पहला क्वेश्चन वापस वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना। अगर एंगल इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल होंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण से ये दोनों पैरेलल होंगे और इस तरह से हमारा ये
प्रूव हो गया और यहां पे हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। एक बात दोबारा ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग से समझ लो। देखो बेटा, सबसे पहले एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। इट मीन सारे एंगल आपस में बराबर है। चार भाई हैं, 1 2 3 4, चारों की प्रॉपर्टी बराबर बांट दी पापा जी ने उनके, खुश हो गए चारों भाई, हैप्पी रह लो। अब दो भाई ने कहा, 1 2 ने कहा हम एक साथ रहेंगे, 3 4 ने कहा हम एक साथ रह लेंगे। तो 1 2 की जो टोटल प्रॉपर्टी है और 3 4 की जो टोटल प्रॉपर्टी इक्वल होगी। नॉर्मल सी बात है, यही चीज तो यहां लिखी है। अब मैथ को ऐसा क्यों समझते हो कि ये 1 2 3 4 कहीं काम नहीं आएगा? अपनी डेली लाइफ से जोड़ दो, खत्म हो गया ना। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब 1 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है ABC, और 3 और 4 को ऐड करता हूं तो मुझे BCD मिलता है। और ये अगर ये दोनों एंगल इक्वल है बेटा तो इसका मतलब ये पैरेलल होगा। बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अगर दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये पैरेलल होगा। इस तरह से हमारा ये जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपका 6.2 आज कंप्लीट होता है बेटा। कोई भी डाउटफुल चीज हो, कोई लगे कि मुझे पूछ लेना चाहिए सर से, कमेंट करके जरूर पूछें, मुझे वेट रहेगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आए जरूर पूछ लेना। मैंने पूरी कोशिश करी पहले आपको रूल समझाने की, फिर आपका एक्सरसाइज। फिर भी कोई ऐसा होता है कि कोई चीज बच्चे जो होते हैं अपने मन में डाउट मत रखना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछना। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। बाय बाय, नमस्ते बेटा।